अरे बाबू बात नहीं करो। हाँ चलो इतना चलो तुमको। क्या बोल रही है? चलिए गुप्त वंश लिखिए। ठीक है, गुप्तों के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं तो हमको बताइए। हाँ गुप्त वंश के बारे में लिखिए। पीछे वाला लाइट बंद कर दो। ठीक है, पीछे वाला लाइट बंद करो। गुप्त वंश आगे जा रहे हैं लड़का। ठीक है, गुप्त वंश ये दूसरा वंश है, वो गया, कहानी खत्म। आगे हाँ आ जाइए। गुप्त वंश देखिए, गुप्त वंश के बारे में सबसे पहले इतिहास में इनकी एक प्रमुखता है। प्रमुखता क्या है? साहित्य के क्षेत्र में और मंदिर के निर्माण में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। बीच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफ़ी विकास हुआ था। कई राजा जैनिस्ट हो गए, कई राजा बौद्धिस्ट हो गए। तो जो ब्राह्मण धर्म था, जिसको आप सनातनी धर्म कहेंगे, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पतन हो गया। और जो विदेशी आए, चाहे इंडो ग्रीक आए, चाहे शक आए, चाहे आपका पहलव आए, चाहे कुषाण आए, तो ये सब विदेशी थे, बाहर से आए थे। तो यहाँ के लोग जो है इनको एक्सेप्ट नहीं किए थे। ठीक है, अपना राजा स्वीकार नहीं किए थे शुरू में। तो ये अपने आप को यहाँ का राजा सिद्ध करने के लिए इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये सभी शैव थे, लेकिन इसमें से अधिकतर क्या हो गए? बौद्ध हो गए। जैसे इंडो ग्रीक शासक मिनांडर क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, उसके बाद आपका कनिष्क जो है उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो हमारे जो है बौद्ध धर्म के ही राजा बनने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादातर जो है विकास जो है बौद्ध या जैन धर्म के क्षेत्र में देखने को मिला। धीरे धीरे सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहिए या ब्राह्मण धर्म कहिए, ये पतन की तरफ जाने लगा। ऐसे ही समय में गुप्तों का उद्भव हुआ। ये ब्राह्मण नहीं थे, ये क्या थे? तीसरे वर्ण में आते थे। 4 वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वैश्य थे। ठीक है, व्यापारी। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। जहाँ पे कुषाणों का क्षेत्र था, वहीं पे इन्होंने अपना क्या किया? राज्य को स्थापित किया। और ये फिर से हिंदू धर्म या सनातन धर्म के विकास की तरफ अग्रसर हुए। फिर उन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने पर जोर दिया, मंदिरों का निर्माण कराने पर जोर दिया। कई मंदिर इन्होंने बनवाया। इसके अलावा महिलाओं और शूद्रों को भी इन्होंने अधिकार दिया। जैसे शिक्षा ग्रहण जो है महिलाएँ कर सकती थी, क्या पुराण पढ़ सकती थी। पहले महिलाओं को क्या किया जाता था? हीन दृष्टि से देखा जाता था। इनके समय उनका भी विकास हुआ। दासों का भी इनके समय में छूट मिलता था। उनको क्या होता था? व्यापारिक काम में लगाया जाता था, खेती में लगाया जाता था। तो दासों का भी उपयोग जो है केवल घरेलू कार्य में नहीं करके बाहरी चीज़ में किया जाने लगा। साहित्य का इनके क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। कई साहित्य लिखे गए। जैसे कालिदास थे, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत सारे बुक जो है इनके समय में लिखा गया था। तो हम लोग गुप्तों के बारे में इसीलिए इतिहास में पढ़ते हैं कि इनका समय को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किस में? साहित्य के क्षेत्र में। इनका एक राजा समुद्रगुप्त था, जिसने उत्तर और दक्षिण दोनों भारत को जीता था। पहले दोनों बात कर लो, बाहर से आओ ना, बात करके दोनों जाओ बाहर से बात करके, जब मैटर क्लोज हो जाए तब आ जाना। इधर बैठो तो तुम, उसको छोड़ के इधर बैठो, इधर दूरी बनाओ। क्लास में बात करोगे, बाहर चले जाओ। ठीक है, हमको से मतलब नहीं है। क्लास में बात कीजिएगा, बाहर चले जाइए, वहाँ जगह भी है, आराम से रेलिंग पे बैठ जाइएगा और जो खिस्सा कहानी है आराम से बात कीजिए। ठीक है, समझ में आया? क्लास में बात कीजिएगा, हमें क्या पढ़ाना है हम ही भूल जाएंगे, पढ़ा देंगे कुछ, पढ़ लीजिएगा कुछ, फिर आपकी अपनी समस्या रहेगी, मेरी समस्या नहीं रहेगी। घरेलू बात घर पर छोड़ के आइए। ठीक है, चलिए दोनों आगे आइए था, इधर आइए, यहाँ पे आइए था, आगे आओ जल्दी। अरे आगे आओ पहले। अरे नहीं दर्द करेगा, इधर आइए ना, हम लाइट बंद कर देते, आइए। हाँ इधर आइए ना, पहले लाइट हम ऊपर मार देंगे। इधर बैठिए, इधर आइए, इधर आइए। चलिए बात नहीं कीजिए, वहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहला जो शासक था गुप्त वंश का, वो था श्रीगुप्त। ठीक है, सेंटेंस में लिखिएगा आप लोग, श्रीगुप्त लिखिए। गुप्त वंश की स्थापना कुषाण वंश के क्षेत्रों पर ही किया गया था। गुप्त वंश की स्थापना कुषाण वंश के क्षेत्रों पर ही किया गया था। सबसे पहले श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, किसको बनाया? पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया। देखिए, अभी तक बीच में जो राजा आए मौर्य वंश के बाद, तो किसी ने विदिशा को राजधानी बनाया, किसी ने क्या प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया,
किसी ने मथुरा को राजधानी बनाया, लेकिन सब ने पाटलिपुत्र को राजधानी नहीं बनाया। ये जब आया तो इसने सबसे पहले क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र राजधानी था या धनानंद के समय, उसी को अपनी राजधानी चुना और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, जिसे अभी क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। वर्तमान में पटना नाम शेरशाह सूरी ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये वाला क्षेत्र पर पूरा अधिकार करके गुप्त बैठ गए थे, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो था गुप्तों के अधीन आ गया था, ठीक है। ये है गुप्त वंश। नहीं, दक्षिण भारत में भी अभी जाएंगे, अभी राज्य विस्तार करेंगे। अभी श्री गुप्त के समय में हाँ ये बहुत बड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया था, ठीक है। और बहुत तेज़ी से इसने क्या किया था, सनातन धर्म का विकास भी किया था, ठीक है। इसीलिए इसको सहयोग भी मिला था। यहाँ जो है ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों का इसको काफ़ी सहयोग मिला था, ठीक है। धन बल सबसे इसको सहयोग मिला था, ठीक है। तो श्रीगुप्त ने पाटलिपुत्र को स्थापना किया था। ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया और इसके बाद इसका पुत्र आता है घटोत्कच। पुत्र है घटोत्कच, इसका पुत्र है, ठीक है। किसका, श्रीगुप्त का। यह भी कई राज्य को जीतता है, छोटे छोटे राज्य को जीतता है और अपने राज्य में विस्तार करता है। लेकिन इसके बाद का जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, वो काफ़ी शक्तिशाली रहता है। लिखिए, श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच शासक बना। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच शासक बना। उसने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, ये गुप्त वंश का है। नाम से नहीं जाइएगा, दोनों अलग अलग वंश है। वो ईसा पूर्व में था, बीसी में था, ईस्वी में है, एडी में है। बहुत साल का अंतर है, तंका मंका साल का अंतर नहीं है, समझ में आया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश, आई है गुप्त वंश, वो है बीसी, ठीक है। कब, 322 ईसापुर, 323 में ईसापुर में शासक बना। ये जो है अब बनेगा, ठीक है, 319 ईस्वी में, ठीक है। ये जब चलाएगा गुप्त संवत, उससे पहले 1 साल पहले शासक बनता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। घटोत्कच का था, लेकिन हम पुत्र नहीं लिखेंगे। इसके बारे में जो है विशेष रूप से इसका जो काम किया गया है, मेन चीज़ उसी को लिखेंगे। लिखिए, चंद्रगुप्त प्रथम हाँ शासक बना, जो सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने तांबा चांदी सोना का सिक्का चलाया, ठीक है। सिक्का चलाया था ये तांबा, चांदी और सोने का सिक्का को इस समय दिनार कहा जाता था, ठीक है। इस समय दिनार कहा जाता था। विदेशों में दिनार के नाम से सोने के सिक्का को जाना जाता था, ठीक है। विदेशों में सोता होता नहीं है क्या आजकल? आजकल तुम्हारा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, इसने अपनी राजधानी, दिनार कहा जाता था, राजधानी बनाया पाटलिपुत्र, ठीक है। इसने राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र बनाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसने कुमार देवी से विवाह किया। इसकी पत्नी थी, ठीक है, कुमार देवी, जो लिच्छवी की रहने वाली थी। लिच्छवी नरेश की पुत्री थी, ठीक है। लिच्छवी, देखिए, लिच्छवी नरेश की पुत्री थी, ठीक है, कुमार देवी। चलिए, इसको मिटाएं हम, नहीं ऐसे लिखिए, इसने लिच्छवी नरेश की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी नरेश की पुत्री कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक। क्या वहाँ बैठेगी ना तो तुमको बहुत दिक्कत होगा, हम इसीलिए बोले आगे आओ, सुनने में दिक्कत हो रहा होगा वहाँ। कुमार देवी से विवाह किया, बतवा हुए ना, अरे कनवा ऐसे पकड़ चाहे ऐसे पकड़, बात तो हुए, हमको देख के पढ़ा रहे हैं क्या? वो तुम्हारा कन्फ्यूज़न है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम पहले सुनो, तब सेंटेंस में लगे तब लिखो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। शब्द जो है बोलने पे चेंज होगा, चीज़ें वही रहेगी, ठीक है। चलो देखो, लिखो, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, लिख लिए ना। चलिए, अब हम इसको मिटाए ना। बाप रे, आज तो सब जो है ना, इसको सबको जो है माता रानी दुर्गा जी चढ़ गई हैं, बिना परेशान कर ले नहीं जिएगा ये सब, ठीक है।
हाँ ठीक है, बोलिए आज वो परेशान करेगी, सोच क्या आइएगा रे? हाँ अरे तेरी का, आज तो सोच के आई है कि हमको कहे हैं ना, अभी हम बताते हैं, रुक जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया था। लिखो, इसने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत, हाँ गुप्त संवत चलाया था, संवत चलाया था 319 ईस्वी में। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसी के द्वारा चलाया गया था गुप्त संवत। ठीक है, आज शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? शक संवत काल समय को निर्धारित करता है। ठीक है, शक संवत किसके द्वारा? शक संवत जो भारत का भी संवत है 78 ईस्वी में, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो, कनिष्क के द्वारा। अब विक्रम संवत एक के साथ लिख ले, एग्जाम में तीनों पूछता है। 58 ईस्वी में विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, भारत का संवत है ये वाला शक संवत, भारत ने अपनाया है वर्तमान में। आपका जो कैलेंडर है ना, जिससे आप दिन निर्धारित करते हैं, वो यही है। हमारा महीना कब से शुरू होता है भारत सरकार का? 1 अप्रैल से। महीना लगता है हम लोग का 22 मार्च को। हम लोग चैत से शुरू करते हैं, चैत, वैशाख, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ऐसे वाला हम लोग। वो आप लोग ना मनाते हैं, भारत सरकार थोड़े मनाता है। भारत सरकार नहीं मनाता है, भारत सरकार कभी भी 1 जनवरी नहीं। हम लोग ब्रिटिश वाला रूल अपना लिए हैं, ब्रिटिश शासन रहा है ना लंबे समय तक, लेकिन हम लोग हिंदू कैलेंडर जो है उसके अनुसार अपना दिन और दिवस मनाते हैं। ठीक है, और उसके अनुसार जो है संवत अपनाया है किसका? कनिष्क का। ठीक है, शक संवत, इसमें जो है सब आ जाता है। ठीक है, इसको लिखवाएं, लिखिए। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में एडी में, बीसी में नहीं, कनिष्क के द्वारा किया गया था। उससे पहले विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी में उज्जैन के एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। उज्जैन के एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। तीनों संवत में से एक संवत एग्जाम में आता है। ठीक है, अब जो इसमें से आपको पकड़ा जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखेंगे तो वहाँ मिलेगा। अगला लिखिए, गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में, गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। हाँ 319, यहाँ तो लिख भी दिया है ना 319 ईस्वी में। क्या हुआ बाबू? लिख लिए। तीनों संवत में से एक संवत एग्जाम में रहता है और सबसे ज़्यादा रहता है शक संवत। अगर कोई संवत नहीं याद रहेगा तो शक संवत जरूर याद कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई पूछा जाता है इसके बाद तो वो पूछता है आपका विक्रम संवत। गुप्त संवत बहुत कम पूछता है, नहीं के बराबर पूछता है। ठीक है, क्या हुआ? क्या बोले? किधर से पढ़ने का आवाज आ रहा है? अरे यार, अरे भगवान, हम LKG के बच्चा को थोड़े पढ़ा रहे हैं कि हम देखिए किसका कटर भुला गया, किसका पेंसिल भुला गया, किसका पेन भुला गया। ये यार, आप लोग महान आदमी। हाँ नर्सरी के बच्चा सही है। अच्छा, ये कौन परेशान कर रहे? ऐसे ही भोला वाला लड़का है, जब बोल रहा है सो बहुत भोला भाला है, एकदम शांति से क्लास में रहता है। अब उसकी भी खिंचाई करो तुम लोग। देखो, ये चंद्रगुप्त जो प्रथम था ये काफ़ी शक्तिशाली, लेकिन इसका बेटा आता है समुद्रगुप्त, वो बहुत प्रतापी राजा रहता है। ठीक है, चलिए। ए लड़की, हम बुला लेंगे आगे, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। सेकेंड वार्निंग। ठीक है, नहीं आवाज़ आ रही है आपकी, हम पीछे घूमते आपकी आवाज़ आती है। सेकेंड वार्निंग, क्लास से बाहर चले जाइएगा। आप बात करिएगा, हम दोबारा सीधे बाहर कर देंगे। तू बोल नहीं तो उसके साथ तुमको भी बाहर कर देंगे। ठीक है, क्लास में कचरा मत बना। ठीक है, मेरे क्लास में हल्ला नहीं होना चाहिए। चलो, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था। बेटा कौन था? समुद्रगुप्त। हाँ समुद्रगुप्त, हाँ भारत का नेपोलियन। किसने कहा था? विल्सन स्मिथ ने कहा था। ठीक है, चलिए लिखेंगे। समुद्रगुप्त हाँ समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र
पुत्र को राजधानी बनाया, परंतु इसने उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों को जीता। परंतु इसने उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों को, इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। स्लो मत लिखिए, चैप्टर ख़त्म करना है हमको। इसने उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों को जीता। उत्तर तथा, ये बात नहीं करो सिराज, सॉरी नहीं, बाहर कर देंगे हम, बार बार समझा रहे हैं, क्लास मेरा डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं तो पढ़ाना क्या, हम भूल जाएंगे सब चीज़, लिखा देंगे उल्टा सुल्टा, अपने बाप बाप करते रहोगे, बात नहीं समझते हो तुम लोग। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, 1-2 बार हो गया, ठीक है, बार बार नहीं। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों को जीता। अब देखिए, समुद्रगुप्त जब आया तो इसकी एक खासियत है कि इसने क्या किया कि केवल पाटलिपुत्र को राजधानी बना के ये निर्भर नहीं रहा, ये अपनी सेना भेजा, ठीक है, और खुद भी गया और नीचे तक के राज्यों को जीत लिया, तो एकदम नीचे तक चला गया, पूरे भारत को इसने जीत लिया। इधर चला गया, इधर अपनी सेना भेज दिया, ऊपर में सेना भेज दिया, इधर सेना भेज दिया, इधर सेना भेज दिया, इधर सेना भेज दिया। मतलब ये जो था एक चक्रवर्ती शासक इसको कहेंगे, ठीक है, इतिहास में। अशोक के बाद अगर किसी को चक्रवर्ती शासक कहेंगे तो समुद्रगुप्त को कहेंगे। इसने निर्णय कर लिया था कि हमको जो है पूरे भारत को ही नहीं, अपने जो अड़ोसी पड़ोसी के देश हैं उनको भी जीतना है, और ये सफल भी रहा। एक युद्ध भी इसने नहीं हारा, 100 युद्ध इसने किया, 100 युद्ध इसने लगातार जीता था, ठीक है, किसी युद्ध में ये नहीं हारा था। और इसकी नीति थोड़ी अलग थी। उत्तर भारत के राज्यों को ये जीतता था तो उसको अपने क्षेत्र में मिला लेता था, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को जीतता था तो उसके लिए 3 नीति अपनाया था। एक तो उनको जो शासक होते थे उसकी पुत्री से विवाह करता था और उसको अपना सहयोगी बना लेता था। तो पहला करता था कि पुत्री से विवाह कर लिया राजा की। दूसरा कहता था कि जीत लेता था, उनसे कहता था कि ठीक है आप ही राजा बने रहो लेकिन हमको कर दो, धन लेता था राजा से। और तीसरा करता था कि जो राजा उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उसको हटा के खुद उनका क्षेत्र को मिला लेता था, ठीक है। तीसरा कहता था क्षेत्र पर अधिकार कर लेता था। ये इसकी 3 नीति थी, ठीक है। और इसके कारण इसके काफ़ी सहयोग करने वाले राजा हो गए। जैसे सिकंदर करता था, सिकंदर आक्रमण करता था, राजा को हराता था, उसकी सेना ले लेता था, ठीक है, और फिर उस राजा के सेना अपना सेना मिला के तीसरे राजा को, सेम ये भी यही काम करता था। लेकिन इसके नीति में थोड़ा 2 चेंज था कि एक तो जो शक्तिशाली राजा होते उसको हराता था तो उसकी पुत्री से विवाह करके उनको अपना संबंधी बना लिया, अब वो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा क्या करता था, कुछ से वो धन ले लेता था, कुछ से कहता था ठीक है तुम राजा रहो लेकिन हमको हर साल कर दो, पैसा दो, ठीक है, टैक्स लेता था, उनको अपना मित्र बना लेता था। तीसरा वैसा राजा था जो सीधे उसके अधीन कर लेता था। जब वो राजा उसको कर नहीं देते थे, पुत्री से विवाह अपना नहीं करते थे, तो फिर उन राजा को हटा देता था और खुद जो है अपने राज्य में उस राज्य को मिला लेता था। लेकिन वह उत्तर भारत से लगने वाले जो दक्षिण भारत के राज्य थे उन्हीं को मिलाया, नीचे के राज्यों को उसने अधीन बना के राजा वहीं का छोड़ दिया था। ये इसकी नीति थी। लिखिए, समुद्रगुप्त काफ़ी प्रतापी राजा था। इसने उत्तर भारत के राज्यों को जीता और उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया। राजा था, इसने उत्तर भारत के राज्यों को जीता और उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया तथा दक्षिण भारत के राज्यों को इसने जीता और 3 नीति को अपनाया। इसने जीता और 3 नीति को अपनाया, 3 गो नीति बनाया था इसको, 3 टाइप्स ऑफ प्लान, 3 नीति को अपनाया, ठीक है, हाँ, पॉलिसी या प्लान कहिए, बात देखिए, 3 नीति को अपनाया। पहला, इसने राजा की पुत्री से विवाह कर उसे अपना संबंधी बना लेता था। पहला लिखिए, राजा की पुत्री से विवाह कर उसे अपना संबंधी बना लेता था तथा उसको उसका सहयोग प्राप्त करता था। पहला लिखिए, पहला लिख लिए ना। दूसरा लिखिए, यह कुछ राजाओं को जीतकर उनसे धन प्राप्त करता था। कुछ राजाओं को जीतकर उनसे धन प्राप्त करता था, ठीक है। तीसरा लिखिए, जो राजा दक्षिण भारत के उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे,
उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता था, उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता था। ठीक है, इसी कारण, हाँ इसी कारण विंसेंट स्मिथ ने, इसी कारण विंसेंट, हाँ स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, सीधे स्मिथ भी लिख सकते हो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। अच्छा, नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? हैं? यूरोप में तो 46 देश है, हैं? अब के में नेपोलियन तो लिख लिया कि हाँ नेपोलियन कहा जाता था, लेकिन काहे कहा जाता था इहो तो बताओ, क्योंकि नेपोलियन बहुत बड़ा आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। बोलिए ना, नहीं पढ़ा है, लेकिन 9th 10th और 11th के बुक में तो नेपोलियन की चर्चा है ना। बच्चा सिकंदर को जानता है, नेपोलियन को जरूर जानता है, हिटलर को जरूर जानता है, काहे गांधी को बहुत जानता है, काहे करामात है उसके, या तो बुरे ही काम किए हैं नहीं तो अच्छे ही काम किए हैं। गांधी जी अच्छे काम किए और हिटलर बुरे काम किए, इतिहास में उसका नाम दर्ज है। अपने लिए तो सही काम किया, दूसरे के लिए बुरा काम किया, ठीक है, दूसरे देश के लिए, जैसे ब्रिटेन के लिए। ठीक है, तो कौन था नेपोलियन? का जी मुंह बना ली है, एकदम गुस्साई हुई है, लेकिन चलो शांति तो है ना। चलो, हाँ क्या हुआ? तुम बड़ा सहयोग दे रहा है उसका, क्या बात है? चलो ये बताओ नेपोलियन कौन था? नहीं पढ़े हैं? देखिए, फ्रांस का रहने वाला था नेपोलियन, ठीक है, फ्रांस का रहने वाला था नेपोलियन। अरे नाम है वो करता, अब तोहर नाम का अर्थ क्या है, हम का जाने सिराज का अर्थ क्या है? गजब हाल है भैया। पंडित जी से पूछो नहीं तक वो क्या होते हैं, नाम का अर्थ वही नहीं बताता है पंडित जी। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म में काजी साहब, अब उनसे जाकर पूछो नेपोलियन का अर्थ क्या है, हम क्या जाने का नेपोलियन का अर्थ? नेपोलियन एक व्यक्ति है, तो राज किया ना, बहुत बड़ा क्षेत्र जीता, इसलिए चक्रवर्ती कह दिया उसको। कुछ जरूरी हम चक्रवर्ती लगाएं? राजा है, बात करता हूँ। ये भगवान, नेपोलियन के बारे में कह रहा है, नेपोलियन कौन था? अरे बताए ना, फ्रांस में रहने वाला एक नागरिक था, ठीक है। तो फ्रांस में पहले राजशाही था, ठीक है, राजा का शासन था, और वहाँ का राजा जो है प्रजा पर काफ़ी जो है क्या करता था, प्रजा का काफ़ी शोषण करता था, ठीक है। वहाँ का राजा शोषण करने के दौरान वहाँ विद्रोह हुआ और राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। लुई 16वां के समय में सत्ता समाप्त हो गया, अंतिम राजा लुई 16वां था, ठीक है। और उसकी सत्ता को समाप्त करके वहाँ पे बोल्शेविक और एक दो संगठन बने छोटे छोटे, ठीक है। तो उनका भी समाप्त करके नेपोलियन जो है एक सेना में पहले एक सेनापति था। धीरे धीरे इसने क्या किया, वहाँ के लोगों को जागृत करके उनका सहयोग प्राप्त करके खुद वहाँ का शासक बन गया। अब नेपोलियन जब शासक बना तो उसके भी मन में था कि हम भी क्या करें, देशों को जीते। तो उसने कई देशों को जीता, कई मुस्लिम कंट्री को जीता, ईरान को जीत लिया, इराक को जीत लिया, सीरिया को जीत लिया, जितना इधर सऊदी अरब से इधर का क्षेत्र था, जॉर्डन उर्डन सब कुछ जीत लिया, इजराइल सबको जीते हुए था, ठीक है। फ्रांस में भी कई देश, ये फ्रांस ने यूरोप में भी कई देशों को जीता, जो भी उसके दुश्मन देश हैं उसको जीत लेता था। लेकिन उसका पंगा हो गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश था, ठीक है। और ब्रिटेन से जब युद्ध शुरू हुआ उसका, तब उसकी क्या हुई, पराजय शुरू हुई। वो कहता था, जब एक समय ईरान में जीतने गया था, ठीक है, मिस्र को, तो वहाँ कहा जाता था कि वहाँ एक पहाड़ी था जिसको कोई पार नहीं कर पाया था। उसका देखो, कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है तो उसके पीछे का रीज़न होता है। एक पहाड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पहाड़ को कोई आज तक शासक पार नहीं कर पाया है, जो भी का पार करने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। पहली बार नेपोलियन को जब ये पहाड़ को पार कर रहा था मिस्र पर अधिकार करने के लिए, तो एक बुढ़िया ने उसे कहा कि बेटा, इस पहाड़ को पार करने के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम यहाँ से अपनी सेना वापस कर लो। तो नेपोलियन ने कहा कि इंसान पृथ्वी पर हमेशा रहने के लिए थोड़े आया है, लेकिन अगर हम इस पहाड़ को पार करके अगर हम अपने दुश्मन देश को जीत लेते हैं तो इतिहास हमें याद रखेगी, इसलिए हमें मौत से डर नहीं लगता है। और पहला वो था जिसने उस पहाड़ को पार करके कई मुस्लिम कंट्री को जीत के अपने क्षेत्र में अधीन कर लिया था। यही नीति अपनाता था, उसको अधीन कर लेता था, उनसे कर प्राप्त करता था और वहाँ से बहुत सारा धन लाया था, ठीक है। लेकिन वही होता है, हर आदमी का एक दिन क्या होता है, अंत हो जाता है। ब्रिटेन के साथ उसका युद्ध हुआ, कई युद्ध में वो हार गया और उसको बंदी ब्रिटेन बना के, ठीक है, और उसको ले गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो उसके अंग को काट के क्या किया गया, अभी भी बोतल में रखा गया है, ठीक है, समझ में आया। उसके अंग को काट के, हाँ, अभी भी बोतल में म्यूजियम में रखा गया है। जैसे आपका आइंस्टाइन था तो उसका ब्रेन काट के रखा गया है, ब्रेन जो होता है ना उसको काट के बोतल में रखा गया। आइंस्टाइन के बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका चीज़ रखा जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है। उसी तरह नेपोलियन के भी कई चीज़ों को काट के रखा गया है और उस पर रिसर्च अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो वो था फ्रांस का सबसे प्रतापी राजा। और हम लोग के भारत में समुद्रगुप्त
प्रतापी राजा प्राचीन भारत में, और वो था आधुनिक भारत का नेपोलियन। ठीक है, क्योंकि विंसेंट स्मिथ भी फ्रांस के रहने वाले थे, बाद में इनका इतिहास लिखा गया तो उसने कहा कि ये भारत का नेपोलियन है। तो याद रखिए वो कब है, आधुनिक भारत, ठीक है, और ये कब है, प्राचीन भारत। दोनों में कई सालों का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। ये समुद्रगुप्त, हाँ, समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्रों के बारे में वर्णन, हरिसेन के द्वारा जीते गए क्षेत्रों के बारे में वर्णन हरिसेन के द्वारा में किया गया है। अरे साला ये पानी का चूरा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किया गया है। अभिलेख में किया गया है, जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के द्वारा जो जीता गया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, उसमें वर्णन है। हरिसेन जो है इसका दरबारी इतिहासकार था, जिसको साहित्यकार भी कहेंगे। ये हरिसेन क्या था, समुद्रगुप्त का दरबारी क्या था, साहित्यकार था। साहित्यकार, प्राचीन भारत में इतिहास नहीं लिखा जाता था, साहित्य लिखा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश आए तब यहाँ इतिहास लिखना शुरू किए। अब समुद्रगुप्त इतने क्षेत्रों को जीता था, उसके भी मन में हुआ कि हम मर जाएंगे तो मेरे बारे में कौन बताएगा। तो हरिसेन को कहा कि ऐसा कर, एगो पत्थर काट। अशोक जैसे पत्थर काटता था उसमें अपने बारे में लिखवा देता था। पत्थर कटवाया। प्रयाग प्रशस्ति जो है कहाँ पे है, इलाहाबाद में है, जिसको अभी प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, अभी इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और इसका नाम अभी कर दिया गया इलाहाबाद को प्रयागराज, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसी पर कहा कि बउआ ऐसा करो, काटो अब मेरे बारे में लिख दो। ठीक है, तो इसने क्या किया, लिखवा दिया। ठीक है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन ये बनता है कि हरिसेन किसके दरबार में रहता था, इसने कौन सा पुस्तक लिखा था, अब किसके बारे में लिखा था। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में उलट पुलट के आता रहता है। लिखिए, समुद्रगुप्त ने, लिख लिया ना इस चीज़ को, सेंटेंस में लिख लिया ना। समुद्रगुप्त ने सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है। वीणा, बाघ है, हाँ, वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है। कुछ सिक्कों पर बाघ का चित्र अंकित है। ठीक है, ये सब सिक्का पे है। आज शराब का प्याला सिक्का पर किसका अंकित है, जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर था तो अपना सिक्का पे शराब पीते हुए चित्र अंकित करा दिया था। ठीक है, अपने शराब बंद करवा दिया था अपने राज्य में, सिक्का पे चित्र बनवा दिया था। कैसा बादशाह था, महान बादशाह। इसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए, ठीक है, और बाघ के चित्र अंकित थे। इसने श्रीलंका के शासक को श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, ये था श्रीलंका का, हाँ, मेघवर्मन, ये श्रीलंका का शासक, श्रीलंका का शासक मेघवर्मन को गया में बौद्ध स्तूप बनाने का अनुमति दिया था। भले ही बौद्धिस्ट नहीं था समुद्रगुप्त, लेकिन दूसरे धर्म का भी ये क्या करता था, आदर करता था। ठीक है, क्या करता था, आदर करता था। देखिए, एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वह देश ज़्यादा दिन तक प्रगति नहीं कर पाता है। यही हाल अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश का है।
ठीक है, वहाँ मुस्लिम धर्म को इतना तवज्जो दिया जाता है कि वहाँ रहने वाले हिंदू या ईसाई या बौद्ध या जैन को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है, सताया जाता है। वही हाल हमारा भारत में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का है या कश्मीर का है। वहाँ भी जितने भी हिंदू लोग रहते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है पहले। अब जो सरकार आई है उसको क्या किया है, इक्वल करने का प्रयास किया। पहले उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। इस्लाम कहता है कि सभी धर्म को समान अधिकार देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि हमारा ही धर्म फूले फले और दूसरा धर्म यहाँ से पलायन कर जाए या ज़बरदस्ती अपने धर्म में क्या करे, उसको मिला ले। तो यही करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसके कारण जो है हमेशा अस्थिर रहता है और परेशान रहता है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सब रहते हैं। प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कभी भी सैनिक शासन यहाँ लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। काहे? चूँकि सबको हम लोग इक्वल देखते हैं। हमारा संविधान जो है सबको बराबर का अधिकार देता है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं वह धर्म के तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, इसीलिए उनका विनाश तय होता है। वही हाल म्यांमार का है, वर्मा का है। वहाँ बौद्ध धर्म के लोग हैं। कुछ दिन पहले रोहिंग्या मुसलमान को काट काट के समुद्र में डाल देता था। रोहिंग्या मुसलमान जो वहाँ से भाग के पूरे भारत में या पूरे देश में गए हुए हैं, वो कहाँ गए थे? वर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं। वो बौद्धिस्ट है, कट्टर बौद्धिस्ट है, हीनयानी है। वो अपने धर्म के सिवा किसी दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते हैं। तो रोहिंग्या मुसलमान जो था पहले म्यांमार में रहता था और वहाँ से उनको पलायन कराया गया भगा के। जैसे भारत में श्रीनगर से क्या किया गया, जो पंडित थे कश्मीरी पंडित, उनको भगाया गया। पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू को मुसलमान बना दिया। उसी तरह क्या था, बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू को जबरन मुसलमान बना दिया गया। ठीक है, तो धर्म में आप किसी को जबरन अगर आप ले आते हैं तो उससे धर्म का विकास नहीं होगा, आपका विनाश शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम बौद्धिस्ट के बारे में भी बता दिए कि वर्मा का, म्यांमार का क्या हालत है। अभी वहाँ पे सैनिक शासन है। वही हाल अभी बांग्लादेश का है। ठीक है, जब तक शेख हसीना थी तब तक वहाँ हिंदुओं को बहुत आराम था। अभी की सरकार आई है तो वो हिंदू विरोधी है, भारत विरोधी है। ठीक है, पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं, इस्लाम के नाम पे जो उसको मन करता है वो करता है। वहाँ भी दो पंथ हैं, शिया और सुन्नी। हमेशा उनमें लड़ाई होता है। सुन्नी शिया को देखना नहीं चाहता है, शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहता है। ठीक है, भारत में भी है। तो भारत में शासन किसका है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू है। तो उसको शिया सुन्नी से क्या मतलब? वो तो सबको इक्वल देखेगा ना। वहाँ जो है ज़्यादातर शासन सुन्नी के हाथ में रहता है, शिया के हाथ में नहीं रहता है। और दोनों धर्म के नाम पे क्या करता है? पॉलिटिक्स करता है, आपस में युद्ध करता है। ऐसा कौन धर्म होगा जो मस्जिद में या मंदिर या गुरुद्वारा, कोई ऐसा धर्म देखे हो? हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, बौद्ध में, जैन में, किसी के पवित्र स्थान में कभी बम फूटा है? देखे हो कभी? लेकिन पाकिस्तान में मस्जिद में बम फोड़ देता है, जहाँ पे ऊपर वाले का इबादत किया जाता है, जहाँ ईश्वर का क्या होता है? पूजा होता है, इबादत होता है। और वहाँ आए दिन जो है मस्जिदें उड़ा देता है। ठीक है, लोग क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है, बूम, कहानी ख़त्म। 200 लोग मस्जिद में मारे गए। तो कौन करता है? शिया सुन्नी की लड़ाई है। शिया वाले सुन्नी की मस्जिद उड़ा देते हैं, सुन्नी वाले शिया की मस्जिद उड़ा देते हैं। हमारे देश में भी तो है, हमारे देश में भी शिया सुन्नी की मस्जिद है। किसी का माई का लाल का है तो ही उड़ा के दिखाए। भारत में एक भी मस्जिद या मंदिर में तो चलो पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी है जो कभी कभी गतिविधि करता है, कभी सुनते हो? हम लोग के यहाँ धर्म जो है उड़ जाता है, क्या नहीं होता है? क्योंकि हम लोग के यहाँ समान अधिकार है, सब चीज़ इक्वल है, सबको आंखें हैं, देखभाल करता है। इसलिए हम लोग के यहाँ पूजा पाठ जिसका जो धर्म का है वहाँ नहीं होता। ये सब पाकिस्तान या म्यांमार या बांग्लादेश में होता है, हमारे देश में नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ था इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये बहुत अच्छा शासक था समुद्रगुप्त। भले ये सनातनी था लेकिन इसने बौद्धिस्ट को गया में क्या किया था? गांव दान किया था, 5 गो गांव। कहा था कि जाइए आप वहाँ पे अपना स्तूप बना लीजिए या बौद्ध धर्म से संबंधित विकास कीजिए। इसीलिए अभी भी गया में, बोध गया में क्या है? वहाँ पे बौद्धिस्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बोध गया में बनाया गया है।
एक कहाँ पे है, पटना में है, दूसरा कहाँ है, बोधगया में है, तीसरा कहाँ है, बिहटा में बनाया जा रहा है जो अभी निर्माण कार्य है, हम पढ़ा दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़िए। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, द्वितीय शासक बना, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। पुत्र किसका था, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का ये पुत्र था, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय था, इससे पहले भी इसका एक भाई था, ठीक है, रामगुप्त। क्या नाम था उसका, रामगुप्त। इसका बड़ा भाई था, इसका बड़ा भाई था रामगुप्त, ये था इसका बड़ा भाई, ठीक है, बड़ा भाई। इसकी शादी हुई थी, ठीक है, रामगुप्त की शादी हुई थी। और क्या हुआ कि एक युद्ध लड़ने ये गया था, वहाँ इसने युद्ध लड़े ही सरेंडर बोल दिया, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं पता था कि मेरा भाई ऐसा करेगा। और इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, ये इसकी पत्नी थी रामगुप्त की, ध्रुव देवी। अब इस सरेंडर कर दिया युद्ध में। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक खराब लगा, इसने अपने भाई की हत्या कर दी, ठीक है। कहा कि नहीं, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा पिता इतना चक्रवर्ती रहा है और तुम गया एगो लड़ने और ऊपर से हार के आता तो बात अलग था, तुम सीधे बिना लड़े हथियार डाल दिया डर के, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। और इसने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाइये को मार दिया। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एकरा में था प्रेम, ठीक है, और हेकरा चक्कर में जो है इसको सुधा दिया, ठीक है। समझ में आया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ध्रुव देवी के साथ जो है ये पसंद करता था चंद्रगुप्त द्वितीय, और ध्रुव देवी थी रामगुप्त की पत्नी। अब जब तक बड़े भाई को हटाएगा नहीं, इसका क्या होगा, लाइन क्लियर नहीं होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा जाता है कि इस कारण जो है इसकी हत्या कर दी। अब इतिहास में ये दोनों क्या है, दर्ज है, कौन सही है हम नहीं जानते हैं, ठीक है, जो है सो हम आपको बता दिए। इसने क्या किया, बड़े भाई को हटाया, ध्रुव देवी के साथ विवाह किया और पूरे गुप्त वंश पर अधिकार कर लिया, ठीक है। गुप्त वंश पर अधिकार करने के बाद इसकी दो राजधानी थी, एक था पाटलिपुत्र और दूसरा राजधानी इसने जो है उज्जैन को बनाया। क्योंकि भाई की जो हत्या किया था तो पाटलिपुत्र के लोगों ने इसका विरोध किया था, ठीक है। चलिए लिखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने टाइम हो गया है ना, अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त के बाद शासन किया, समुद्रगुप्त के बाद शासन किया। इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी, रामगुप्त की हत्या कर दी थी तथा उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था, उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। हाँ, इसने पाटलिपुत्र के द्वारा इसने दो राजधानी का निर्माण किया, इसने दो राजधानी बनाया, ऐसे लिखिए, इसने दो राजधानी बनाया। पहला राजधानी इसका पाटलिपुत्र था, हाँ, पहला राजधानी इसका पाटलिपुत्र था। दूसरा राजधानी इसने उज्जैन को बनाया, ठीक है। आज क्लास ख़त्म करते हैं,
इसके बारे में पढ़ते हुए अगले क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे। राजधानी परिवर्तन करने से कोई फायदा होगा? अरे फ़ायदा काहे नहीं होगा, काहे नहीं फ़ायदा होगा। उसका कारण है इसके समय में क्षेत्र का विस्तार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए एक ही जगह से तो कर नहीं पाएगा। जैसे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि